शादी करनी है और लड़के आर मोर इम्पोर्टेंट इन द फैमिली, लड़की सेकेंडरी सिटीजन्स हैं लड़कियां। तो जो डैमेज थोड़ा होता है बचपन में वो कहीं ना कहीं तो अडल्टहुड में निकलता ही है। मेरा बॉस था, उसने मुझे बुलाया, बोला तुम तो यहीं रहती हो, तुम 9 बजे आया करो। तो आई सेड मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, 9 बजे नहीं आ सकती। बच्चों को स्पीच एंड ड्रामा सिखाती हैं, हाँ जी। और आकृति बच्चों के लिए प्लेस लिखती हैं जिसमें आपने और मैंने हम दोनों ने काम किया है। बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं एज अडल्ट्स? ये मैनिपुलेट क्यों करते हैं यार कॉर्पोरेट में? क्या मतलब उनको मिल रहा है? मैं शायद अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा जो काम है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो लेट्स पुट डाउन समबडी एल्स। दूसरे का काम थोड़ा खराब दिखाएं ताकि आप थोड़ा ऊपर दिख पाए। एंड आई हैव सीन अदर डायरेक्टर्स जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, वो इतने गुस्सा होते हैं एक्टर्स के ऊपर, अरे यार कुछ करके दिखाओ, कुछ निकालो यार, इसमें से कॉमेडी निकालो। कैसे निकाले? उसका काम नहीं है, तुम्हारा काम पहले है। हेड ऑफिस में ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता था, तो हम लोग इतना पिज्जा हर हफ्ते खा रहे होते वो थे। बटर का क्या सीन है बरखा जी? No, I don't want to go into that. तो कितना मुश्किल या आसान होता है एक आर्टिस्टिक पाथ पर चलना, जब आपकी पूरी सोसाइटी आपको बता रही है कि वो रास्ता गलत है, उस पे सक्सेस नहीं है। क्रिएटिविटी है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक इंसान अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करे बचपन से ही, और उनके पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें कि बेटा अपनी तुम क्या ऐसा क्रिएटिव काम कर सकते हो जो तुम अपने शरीर को, अपनी आवाज को, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके कुछ नया बना सकते हो। पैसा ही गोल नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़ आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हमको नौकरी करनी है, हमको ऑफिस जाना है, हमको पैसे कमाने हैं, हमको एक बड़ा घर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है, और एक स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में। 4 लोग देखें तो कहें कि वाह ये सक्सेस होता है। सोसाइटी एट लार्ज आपको ऐसा महसूस कराती है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, अब आप बेकार हो रहे हैं, इररेलेवेंट हो रहे हैं, और अब आप साइड हो जाइए। अब जो दूसरे 16-17 साल के लोग हैं अब उनको आने दीजिए। अगर लव अनकंडीशनल होता है तो हम अपनी रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? अनकंडीशनल लव किसी से कर रहे हैं तब आप इतनी तकलीफ अपने आप को दे रहे हैं, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। तो वो अनकंडीशनल लव नहीं होता, वो सैक्रिफाइस होता है। और जैसा कि ये कहा जाता है हम लोग तो लिमिटलेस हैं, हम लिमिटलेस बीइंग्स हैं, तो मतलब हम लिमिटलेस प्यार कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, और हम लिमिटलेसली माफ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। हाउ रियल इज फियर? सहन करो, गहरे दुखों को गहरे में वहन करो। हाय विधि, हाय आकृति, हाय। Thank you so much for coming for this unique session that I'm having for the first time, जिसमें 3 जने मिलके बात कर रहे हैं और तीनों लड़कियां हैं। लड़कियां हैं। Yes. So ये बहुत ज़रूरी है ये बात करना। और आकृति पहले मेरे पॉडकास्ट पे आ चुकी हैं, और आकृति इज़ अ राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, actor, producer. She's a theatre personality. She writes plays, she acts in them, she directs them. मतलब बहुत कुछ करती हैं, और आजकल कीबोर्ड बजाना भी सीख रही हैं। आर्किटेक्ट भूल गई। हाँ, आर्किटेक्ट भी हैं, मतलब पहले आर्किटेक्ट हैं, बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं। और विधि सेठी एक्टर हैं, और साथ में बच्चों को वॉइस और एक्टिंग सिखाती हैं स्कूल्स में। She's a freelancer and she goes to a lot of schools and she has a lot of children जिनको ये acting, voice, what is it called? Speech and drama. Speech and drama सिखाती हैं. Thank you so much for coming. A very warm welcome to both of you. और right at the outset, I want to start with Akriti. Akriti, आपने कॉर्पोरेट जॉब किया है, कंपनी में नौकरी की है, और अब आप एक फ्रीलांसर हैं। अब आप बेसिकली अपनी मर्जी की मालकिन हैं। राइट। पहले आप दूसरों की मर्जी की एम्प्लॉई थी, मैं एक्चुअली बरखा मैं हमेशा अपनी मर्जी की मालकिन थी, इसीलिए nice. शायद वो जॉब बहुत दिन मैंने किया नहीं, पूरे 1 साल भी नहीं किया, मुश्किल से 10 या 11 महीने किया है। आई लाइक टू डू थिंग्स डिफरेंटली। सो कॉर्पोरेट में इट्स नॉट दैट कि तुम्हें किसी से ऑर्डर्स लेने में दिक्कत है। हाँ. ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, किसी को मुझसे ज़्यादा समझ है, तो डेफिनेटली मैं उससे चीज़ें सीखना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कॉर्पोरेट में, कि एक मैनेजर होता है आपके सर पे, हाँ.
और मैनेजर की वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती जिस चीज़ में आप काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डिज़ाइन की फर्म है बट मैनेजर कुछ और पढ़ के आया, उसको डिज़ाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये सिस्टम कैसे बन गया है। even in films, if the director does not know anything about acting or anything about camera, तो वो क्या ही डायरेक्टर है ना। सो दैट आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट्स, टू मेनी मैनेजर्स, टू मेनी मिड लेवल मैनेजर्स who do not have the same core competence जो काम उस कॉर्पोरेट में होना चाहिए। हाँ, ये मुझे लगा। बट Okay. बहुत छोटा स्टिंट था मेरा, तो शायद मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। कितना छोटा स्टिंट था आपका? 11 months। मेरा तो 5 साल का था। वाओ। या 3 कंपनीज में मैंने काम किया है 5 साल में। तो तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस तो रहे? मैं तो वो इंसान ही नहीं रही थी जो मैं अभी हूँ। अभी आप हर बार मेरे को बोलते हो कि यू आर सो नाइस, सो स्वीट, सो काइंड, तो मेरी काइंडनेस, नाइसनेस, स्वीटनेस सब मैनिपुलेशन में बदल गई थी। और क्योंकि हर किसी को मैनिपुलेट कर रहा था सब। ये मैनिपुलेट क्यों करते हैं यार कॉर्पोरेट में? क्या मतलब उनको मिल रहा है? आई डोंट नो, इट्स माय पर्सनल वो कि जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना काम में, हाँ, ये तभी आती हैं जब आप अपने काम में बहुत अच्छे नहीं होते हो। आप अपने स्किल सेट यू आर नॉट द बेस्ट, यू आर नॉट द अनडिनाएबल कि ये कमरे में आएगी और सब सॉल्व कर देगी। तो आपकी जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें छुपाने के लिए कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि मुझे नहीं आता है, तो आप दूसरों के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। I think that is correct. Not even just corporate में, most workplaces are like that. जब आपको खुद इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं शायद अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा जो काम है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो लेट्स पुट डाउन somebody else. दूसरे का काम थोड़ा खराब दिखाएं ताकि आप थोड़ा ऊपर दिख पाए. So that is, I think. मतलब मैं किसी और को क्या कहूँ, आई कैन से इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। अगर मैं एज अ डायरेक्टर रिहर्सल हॉल में जाती हूँ जिस दिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मुझे इस सीन से क्या चाहिए, उस दिन मैं शायद एक्टर्स के साथ थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूड होती हूँ। जिस दिन मुझे पता होता है मुझे पता है क्या सीन में चाहिए, तो आई एम सो हैप्पी विद माई एक्टर्स। एंड आई हैव सीन अदर डायरेक्टर्स जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, वो इतने गुस्सा होते हैं एक्टर्स के ऊपर, अरे यार कुछ करके दिखाओ, कुछ निकालो यार, इसमें से कॉमेडी निकालो। कैसे निकालें? उसका काम नहीं है, तुम्हारा काम पहले है। तो दैट जो मैं रेगुलरली आजकल देख रही हूँ, अगर आपको पता है कोई अपने स्किल सेट में इतना अच्छा है, तो छोटी चीज़ें जो माइन्यूट है, जिनका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है कि वो इंसान अपने फ़ोन पे था, मैंने देखा वो किसी से बात कर रहा था, वो 5 मिनट क्लास के बाहर चला गया। सो अब ये चीज़ें आप हाईलाइट करने लगते हो। बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं बट मतलब मैनेजर और कर ही क्या रहे होते हैं, यही तो बता रहे होते हैं, तुम 5 मिनट लेट हो, तुमने ये किया, अरे हु केयर्स, मैं 7 घंटा लेट हूँ, अगर मैं 7 से 1 घंटे में अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं कितने घंटे लेट हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आपको पता है कि कंपेटिटिवनेस आपको दिखाना है, मतलब दैट इज़ द वे दैट यू राइज, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दिया है कि आप उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो अब आप कैसे अच्छा परफॉर्म करें बिना लाइक देयर इज नो कि आप साथ में काम करें, टीम वर्क दिखाएं। ऐसी चीज़ों के लिए आपको इनकरेजमेंट नहीं मिलता है। आप इंडिविजुअली आप क्या कर रहे हैं और इंडिविजुअली दूसरा इंसान क्या गलत कर रहा है, उस हिसाब से आपको वैलिडेशन मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, आई थिंक इसीलिए सफ़र करते हैं इतना। मतलब मैं तो अपनी बात करूँगी कि मैं 5 साल जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया था, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं रोज़ घर आके रोती थी कि यार मैं ये आज क्या करके आई हूँ ऑफिस में। और मैं वैसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे इर्द गिर्द हर कोई वैसा बिहेव कर रहा था, तो उनमें से एक बन गई थी मैं। और मैंने जब क्विट किया कॉर्पोरेट जॉब, उसके बाद 1 साल का मेरे को वो क्लेंजिंग लगा टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट। 1 साल मैंने श्री श्री रविशंकर जी का कोर्स किया, योगा 1 साल लगातार किया। आई वेंट ऑन अ डाइट। मैं एक पिज़्ज़ा कंपनी में काम करती थी। आई नो या वहाँ सारे जो मतलब हम गिनी पिग्स थे हेडक्वार्टर्स में, तो हेड ऑफिस में ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता था, तो हम लोग इतना पिज़्ज़ा हर हफ्ते खा रहे होते थे। वो बटर का क्या सीन है बरखा जी? No, I don't want to go into
मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर मैं ये जरूर इनके कहना चक्कर चाहती में हूँ, मैंने वो पिज्जा खाना बंद कर दिया। हाँ नहीं, Is it controversial? इट इज। तो जंक फूड तो वो मुझे वहाँ जाके पता चला। मैंने जब वो पिज्ज़ा कंपनी छोड़ी तो 1 साल मुझे लगा टू कम बैक टू रियलाइजिंग कि मैं पहले कौन थी, जो अब मैं बन गई थी, मैं उससे बहुत अलग थी। और उसके बाद 10 किलो वज़न मैंने घटाया। मतलब मेरा 10 किलो वज़न 1 साल में बढ़ गया था, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ वो जंक फूड खा रही होती थी, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पर ही होते थे। तो मेरे लिए तो बहुत ही टॉक्सिक था वो। और मैंने 3 कंपनीज़ में काम किया, तीनों में। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर प्यार से बात की जाए, प्यार से समझाया जाए, तो मैं और अच्छा काम करूँगी। पर वो कोई सोचता ही नहीं था, सब बस हावी होने पर लगे रहते थे, जैसा बताया आपने, अपनी कमियां छुपाने के लिए। हाँ हाँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि और भी डीप चीज़ें हैं इसमें, कि मतलब एक तो जो हम काम कर रहे हैं, जिसको हम काम बोल रहे हैं, वो काम नहीं है, वो डिवाइस्ड है। मतलब वो नहीं करेंगे ना अगर दुनिया में, तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अगर आर्किटेक्चर करना और डिज़ाइन करना छोड़ दिया है, नाउ आई एम एन एक्टर, सो आई एम क्रिएटिंग समथिंग दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, दैट गिव्स जॉय टू पीपल। अगर मैं डिज़ाइनर होती, जब मैं डिज़ाइनर थी, आई वुड यूज प्रोडक्ट्स, मटीरियल टू मेक थिंग्स, जिससे दुनिया और ख़राब ही होती है ना। सो नॉट डूइंग माई जॉब इज एक्चुअली सेविंग द एनवायरमेंट। सो ये जो कंपनियां है ना, इनमें जो काम हो रहा है ना, वो काम नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए शायद। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी इकोनॉमी डुबा दे या क्या, बिकॉज सिस्टम ऐसा बन गया है, बट कुछ गलत है। इतना सारा कंज्यूमरिज्म नहीं होना चाहिए। कंज्यूमरिज्म तो बहुत है ना? ज़्यादा है। हाँ। और फिर शायद ये भी है कि किसी भी ह्यूमन को, मतलब अरे हम मशीन नहीं है, हम एक ही चीज़ करने के लिए नहीं बने हैं। अगर तुम सुबह उठ के रोज़ ऑफिस जा रही हो, वहाँ तुम्हें प्यार से भी ट्रीट करेंगे ना, तो भी तुम फ्रस्ट्रेट होगी, बिकॉज अरे कैसे कोई पूरी ज़िंदगी एक चीज़ कर सकता है ना। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ऐसी नहीं है जिससे कि कोई मतलब मज़े आ रहे हो या खुशी मिले, या दुनिया बेहतर हो रही हो, कि कोई बड़ा बिगर गोल है कि इससे ये मैं करूँगी, मैं जल के मर जाऊँगी, बट वाह दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। नहीं ना, सेल्फ केयर इज डिसरिगार्डेड। अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, दैट इज कि अच्छा 12 घंटे आप फालतू काम कर रहे हो, हाँ। पर यू आर वर्किंग 12 आवर्स। बट आपका फैमिली लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आप उसके लिए कुछ समय निकाले, लेजी छुट्टी ले ली, छुट्टी ले ली, नहीं चलेगा। मतलब लेजी होना तो इतना बड़ा पाप बता दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है लेजी होने में? मतलब यू बिकम वेरी क्रिएटिव व्हेन यू आर लेजी, यू एंजॉय द वर्ल्ड। मतलब हु सेड दैट बिहेव लाइक अ मशीन? क्यों उठना है 6 बजे सुबह और रात तक काम करना है? नहीं कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? देखते हैं एक बार नहीं करके क्या हो जाएगा। तो उन जगहों पर नौकरी करते वक्त उन लोगों के साथ डील आप कैसे करते थे? मतलब 11 महीने जो 10 महीने आपने काम किया, तुम आपने भी 10 महीने काम किया, मैंने 5 साल काम किया है, तो मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं तो कुछ डील नहीं कर पा रही थी, मैं उन जैसी बन गई। मैं उन जैसी बन गई। पर आप लोग ने कैसे डील किया? एज आई सेड कि मैं तो सुन ही नहीं रही होती हूँ किसी की। तो मेरा बॉस था एक, ही कॉल्ड मी। मैं लेट जाती थी ऑफिस बिकॉज आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं अभी भी नहीं उठ पाती। आई एम अ नाइट आउल, आई वर्क एट नाइट। मैं ऑफिस में कभी कभी रात को काम, वो 24 आवर्स खुला रहता था, लाइक यू कैन एंटर द ऑफिस। मैं रात को काम करके चली जाती थी जब भी मेरा मन करता था। सो आई वुड नॉट कम टू ऑफिस at 9 and we had flexi hours, but my house was next to the office. तो मेरा बॉस था, उसने मुझे बुलाया, बोला, टीम लीड था, उसने बोला कि तुम घर के पास, तुम तो यहीं रहती हो, तुम 9 बजे आया करो। तो आई सेड मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, 9 बजे नहीं आ सकती। क्या? I have said this to my teacher in college. He asked me, मतलब he would call me from the hostel कि आकृति को जगा के लाओ, because I was a good student or something. तो वो पूछते थे क्यों लेट हो गए? हम लाइक सर सो रही थी। आ रही है नींद, आ रही है यार, कोई मैं मशीन हूँ क्या? I will wake, when I'm working I'll give my 100%. But there has to be flexibility. वो फ्लेक्सिबिलिटी शायद लॉकडाउन में हमें मिली थी, है ना? तो अब मुझे पता ऐसा चला है कि काफ़ी ऐसे ऑफिसेज हैं जो घर से ही काम कर रहे हैं, है ना? तो आप ऐसे
मतलब जिद्दी होके आपने डील किया। हाँ, तो ये जिद्दीपना कहाँ से सीख लिया? पता नहीं। कहाँ से सीखा है आकृति? बताइए। The द नेशन वांट्स टू नो। खून में। खून में, मतलब आपकी फैमिली जिद्दी लोगों की फैमिली है, ऐसा है? फैमिली से सीखा है मतलब? नहीं पता नहीं, आई हैड लविंग पेरेंट्स, हाँ। आई एम एन ओनली चाइल्ड, शायद वहाँ से सीखा होगा। हाँ, तो आपकी सारी मतलब क्योंकि ओनली चाइल्ड है इसलिए शायद सारी जिद्दें मान पूरी ली हुई जाती, हैं। हाँ, तो फिर मुझे लगता होगा कि अभी दुनिया भी करी मेरी जिद मान हाँ, ली। उंगलियों पे ना जाइए। आप भी एक ओनली चाइल्ड हैं, तो आपका भी जिद वाला सीन है तो थोड़ा विधि मत मैं जानती हूँ इसलिए मुझे जिद्दी तो तुम हो। मैं जिद्दी हूँ। ओह! नहीं, प्यारी है तो प्यारे होने से जिद्दी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? बट मुझे तो ऐसा लगता था बचपन में कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, तो इतना मोटिवेशन मिला मुझे। हाँ। तो इसलिए इतना मोटिवेशन मिल गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होने लगी। हाँ। कि अब तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो लीवे कि अब फेल हो जाए। सो दैट आई थिंक वो उल्टा थोड़ा चला गया कि इतना इनकरेजमेंट मिल गया कि अब तो यू नो। तो आपको एनकरेजमेंट मिला है फैमिली से, आपको भी एनकरेजमेंट मिला है फैमिली से, मुझे भी एनकरेजमेंट मिला है फैमिली से। बट ऐसी फैमिलीज भी हैं जो जहाँ पे माहौल उतना ही टॉक्सिक है जितना कॉर्पोरेट में होता है, और उन बच्चों को एनकरेजमेंट नहीं मिलता है क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएं, और ऐसे ही बच्चे अपनी क्रिएटिविटी नहीं इस्तेमाल एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं होता है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं बोलती हूँ अरे तुम पेंटिंग करो ना, तुम सिंगिंग सीखो ना, या तुम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखो ना। नहीं, हम में वो है ही नहीं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि हम क्रिएटर्स हैं, और जानवर क्रिएट नहीं कर पाते। वो उनमें और हम में जो ये बोला जाता है ना कि इंसान इंटेलिजेंट बीइंग है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जानवर इंटेलिजेंट होते हैं बट वो क्रिएटिव नहीं, वो क्रिएट नहीं कर सकते। प्रोक्रिएट सब कर सकते हैं पर क्रिएटिविटी है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक इंसान अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करे बचपन से ही, और उनके पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें कि बेटा तुम क्या ऐसा क्रिएटिव काम कर सकते हो जो तुम अपने शरीर को, अपनी आवाज़ को, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके कुछ नया बना सकते हो। ये मुझे लगता है कि ट्रू बरखा, बिल्कुल। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन इट कि फॉर एग्जाम्पल एक जो वेल होती है, हाँ, उसके पास हमसे ज़्यादा बड़ा दिमाग है, ठीक है, मतलब सोनार पावर भी है, इट कैन एक्चुअली सी थिंग्स थ्रू साउंड एंड ऑल दैट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट इंटेलिजेंस एंड आवर इंटेलिजेंस इज कि हम अपनी इंटेलिजेंस बाहर दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम जो भी हमारी दुनिया है, इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मनी है, मैरिज है, सिटीज़ हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस का बाहर प्रोजेक्शन है। करेक्ट। वो हमने क्रिएट करा है, वो हमारे मिथ्स हैं, हमने जो गॉड भी बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन मिथ्स एंड आवर ओन कॉन्सेप्ट्स। सो ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स तो अपनी इंटेलिजेंस बाहर प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं एंड दे हैव टू बी क्रिएटिव। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय अस। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा इस बारे में तो ही तो बनी है। हम एक एक चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसीलिए तो बन पाई क्योंकि इंसानों ने अपनी इमेजिनेशन से सोच के इसे क्रिएट किया है। सो या बट ऑफ कोर्स फैमिलीज में क्रिएटिव पाथ इज अलग। हाँ, हॉबी हो सकती है। हॉबी हो सकती है, आप हफ्ते में एक बार कर लीजिए। दोस्तों में बैठे हैं तो कोई गिटार बजा रहा है तो ओके, वो हाउस पार्टी के लिए गिटार बजाना सीख लेते हैं। बट देयर इज नो यू कांट परस्यू दीज थिंग्स इन लाइफ। तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मेरी फैमिली ने किसी ने नहीं किया। आई डोंट इवन नो कि दे हैड एनी कोई ड्रीम देखा उन्होंने फिर उसको पाने की कोशिश की। तो जो प्रिविलेज मुझे दिया गया ड्रीम करने का, दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग। मतलब मेरी फैमिली में सबसे पहले मुझे ही मिला जो मिला, क्योंकि आई थिंक जनरेशनल। तो फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड पेरेंट्स
वो तो उनका तो सिस्टम ही अलग था। आपको शादी करनी है और लड़के आर मोर इम्पोर्टेंट इन द फैमिली, लड़की सेकेंडरी सिटीजन्स हैं लड़कियां तो उसको करेक्ट किया मेरी मम्मी की जनरेशन ने कि उस पार्ट को एटलीस्ट करेक्ट कर दिया कि लड़की और लड़की में डिफरेंस नहीं है। हाँ। ठीक है, अब मेरी जनरेशन ने कि अब लाइफ में कुछ और भी है आगे करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको लाइफ कैसी बनानी है, तो अब वो करेक्ट कर रहा है ये जनरेशन। तो सीख रहे हैं हम, बट ऑफ कोर्स जो डैमेज थोड़ा होता है बचपन में वो कहीं ना कहीं तो अडल्टहुड में निकलता ही है। तो जो डैमेज आप बोल रही हैं ये क्या है, किस डैमेज की बात हो रही है? ट्रॉमास की बात हो रही है या फिर क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर ना करने देने की का डैमेज? कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देख पाए अपना कि कोई आपकी जान पहचान का इंसान ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, तो आपका दिमाग ही उतना नहीं खुलता स्टार्टिंग में, तो कुएं के मेढक बन जाते हैं। हाँ, पता ही नहीं है क्या करना है, खोलना क्या है दिमाग में। यही नहीं पता। तो पहले तो यही देखने में चला जाता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, अरे लोग ये भी करते हैं। वो तो बहुत आगे चल के पता चला। फिर जो आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं क्या? क्योंकि खुद ही को डाउट हो जाता है कि मतलब मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं ये कर सकती हूँ। है ना, कि मेरे से आसपास तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा, नहीं किया है। और ऐसा तो वही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो आपकी आधी लाइक एटलीस्ट आपकी 20s तो उसी में जाते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। क्योंकि एक रोड मैप नहीं है किसी के पास, किसी ने दिया नहीं है। कोई वो एडवाइस नहीं। एडवाइस मैं ले सकती हूँ अगर शादी करनी है, बच्चे करने, घर का खाना कैसे बनाना है ना, तो ये सब एडवाइस मिल जाएगी मेरे को। पर बाकी आपको थ्रू आउट फिगर आउट करना है, और जब आप फिगर आउट कर रहे हैं तो आपको हमेशा सेल्फ डाउट रहेगा। करेक्ट है, हमेशा, क्योंकि there is no precedence of anything. करेक्ट। तो अभी वही चल रहा है, सेल्फ डाउट तो रहता ही है। रोज होता है, फिर गिव अप कर दो रात को, फिर सुबह उठो के अब तो ठीक है, अब कोई सेल्फ डाउट नहीं है, आज करके दिखाऊंगी मैं ये। तो ये वाला सीन है। तो आप बच्चों के साथ काम करें, आप बच्चों को स्पीच एंड ड्रामा सिखाती हैं, राइट? और आकृति बच्चों के लिए प्लेस लिखती हैं जिसमें आपने और मैंने, हम दोनों ने काम किया है। बेस्ट एक्सपीरियंस एवर of working for Storia Senza Storia. That too for Ghost Roast are amazing. वही कि ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वर्क प्लेस इज द सेफेस्ट प्लेस, बेस्ट प्लेस टू बी इन। तो सो कितना डिफरेंस है आपकी कॉर्पोरेट में क्यों नहीं हो सकता है? अगर किसी इंसान ने बोला कि ऐसे ही करेंगे तो वहां पे भी बन सकता है। सो वी कैन लाइक ऑलवेज गो बैक टू के कैसे वो वर्क प्लेस क्रिएट करना है। करेक्ट। तो ये बच्चों के साथ जो आप काम करते हैं और बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं एज अडल्ट्स? हमने तो हर बार ये सुना, बेटा अपनी मम्मी पापा से सीखो, मम्मी पापा से सीखो, बड़ों से सीखो। बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? विधि, इतना सब कुछ, बहुत कुछ मतलब रेजिलियंस। ओके। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ही आप क्लास, मतलब मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मेरे पैरेलल 3-4 टाइमलाइंस चल रही है मेरे दिमाग में। वो जब बच्चे क्लास में एंटर कर रहे हैं वो वही है। कुछ नहीं चल रहा है। लिविंग इन द मोमेंट। बच्चे उस मोमेंट को पूरी तरह जीते हैं। They are always present. उसके बाद टू ट्राई थिंग्स, नई अपने आप को, जैसे मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, हमेशा कि बेकार होगा। ट्राई करने से पहले ही मैं कर लेती हूँ कि नहीं हो पाएगा। मन में सोच लिया कि चाहे बहुत अच्छी हूँ मैं, बट बच्चों का ये है ट्राई करना है, चाहे कैसे भी हो, हम ट्राई करेंगे, फिर उसमें बेटर बनेंगे। देयर इज नो सेल्फ डाउट, लिमिटेशन अपने आप पे नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम लर्निंग। वो मैं आई थिंक एज अ लाइक कुछ साल बाद मैं देख पाऊंगी जूम आउट करके। बट द मोस्ट वैल्यूएबल इज लव। तो जब आप क्लास में घुसे, मतलब आपको बताएंगे कि कितना मिस किया उन्होंने, हाउ मच दे लव यू।
मुझे रोना आ रहा है। That you know there are people who are telling you कि उन्होंने आपको कितना कितना मिस miss किया और वो किया। आपको कितना प्यार करते हैं। अनअबैशेडली कोई मतलब Beautiful. ये नहीं कि थोड़ा बचा लेता हूँ ज्यादा लग जाएगा मैम को, हाँ, नहीं, नहीं। सब बताना है, सब बताना है। हाउ मच दे मिस यू, कितना प्यार करते हैं और कितनी चीजें वो आपसे ले रहे हैं। हाँ। वो लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में एक लड़की है, वो माइन्यूट चीजें नोटिस करती है कि मैंने बाल टक किए हैं के पीछे, अच्छा। मैं अगर हम सब बैठ के कुछ सुन रहे हैं, मैंने ऐसे किया है तो वो ऐसे करेंगी। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि फिजिकल चीजें वो इतना कर रहे हैं, तो मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ वो तो वो बहुत नोटिस कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान तो देना बहुत पड़ता ध्यान होगा। तो आप अगर 6 घंटे आप क्लासेस ले रहे हैं, आप 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप काइंड रहे, आप अच्छे रहें, आप अपना बेस्ट सेल्फ रहे। तो ये बात मैं दोहराना चाहूंगी, आपने 6 घंटे प्रैक्टिस किया है एवरी टाइम इन योर क्लास टू बी काइंड, टू बी पेशेंट एंड टू बी लविंग, क्योंकि बच्चों से आप डांट के मार के तो आप बिल्कुल उनको ना नहीं। समझा सकते, मेरे को भी नहीं समझा सकते यार। मतलब मुझे अगर कोई ऊंची आवाज में कुछ बोलेगा ना, मेरा ब्लैकआउट हो जाता है, मेरे को समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। एंड तो फिर मैं बस डांट खा ली और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। पर अगर प्यार से मुझे कोई बात समझाए तो एक तो वो बात समझ में आती है, उसमें मैं अपना कुछ डाल के कुछ नया ही करती हूँ। बनाऊंगी। या सो आकृति, आप बताइए, आप बच्चों के लिए प्लेस बनाती हैं, आपके मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन्स में मैंने काम किया है, व्हाट अ फन प्ले, फिर गोस्ट रोज में मैंने काम किया है। तो ये बच्चों के लिए बना पाना, उनको एंगेज्ड रखना 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये कैसे किया आपने? आपके सारे प्लेस बहुत अमेजिंग हैं और बच्चे दे लव योर प्लेस। हाउसफुल शोज गए हैं अभी जो मई में हमने Right. गोस्ट रोज किया है, Right. और बच्चे तो हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, पागल हो गए हैं बच्चे उसमें। और प्ले के बाद आके वो बोलते हैं आप ये कर रहे थे ना, आप ये कर रहे थे ना। कितना एंगेजिंग है, इतने ध्यान कैसे से देखते हैं हाँ, बच्चे। तो कैसे, हाउ डू यू राइट? यार इन ओके, सो व्हेन आई हैव टू राइट फॉर ग्रोन अप्स तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओह कुछ बनाना है, लाइक क्या करूं। जब मैं लिखने बैठती हूँ ना बच्चों का प्ले, तो मेरा एक्सप्रेशन ये होता है वाओ, मतलब अब ये लिखना है, अब मजा आएगा। हाँ, बिकॉज आपकी सोच पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चे तो वैसे ही प्ले करते हैं, लाइक देयर मोस्ट ऑफ बच्चों का टाइम काहे में निकलता है, प्ले करने में। तो हमें भी क्या करना है, स्टेज पे प्ले करना है। सो यू कैन टेक देम एनीवेयर, दे आर रेडी टू इमेजिन एनीथिंग। ऐसा नहीं ग्रोन अप्स की तरह वो लॉजिक नहीं लगाने बैठेंगे कि नहीं लेकिन परियां तो होती नहीं, उनके लिए तो सब कुछ होता है। परियां होती, मतलब इस प्ले के बाद एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और मेरे से आके पूछते हैं आर यू रियली अ गोस्ट? एंड मुझे लगा अरे ये तो बच्चे हैं, इफ आई टेल देम आई एम अ गोस्ट दे माइट बिलीव दैट आई एम अ गोस्ट। सो तो एक तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ऑल्सो बहुत रिस्पॉन्सिबली लिखना पड़ता है कि मैं एक भी बात ऐसी ना चली जाए, क्योंकि वो बहुत सीप इन हो रहा है उनके अंदर सब कुछ, तो ऐसा कुछ ना चला जाए जो नहीं जाना चाहिए। Am I being correct? हाँ. Am I saying the right thing? हाँ. तो वो सब, बट बहुत मज़ा आता है बनाने में भी, स्टेज पे जाके करने में भी, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी सारी आ रही होती है, वो तो चिल्ला रहे होते हैं। मुझे लगता है कोई डल एक्टर बच्चों का प्ले कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो थोड़ी ना बैठ के ऐसे सुनेंगे कि हाँ तुम करो अपना 1 घंटे मोनोलॉग। इफ दे आर बोर्ड दे विल लाइक जाओ, है ना, दे विल लेट यू नो। सो यू हैव टू कीप योर एनर्जी, यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड। जैसे वो है वैसा तुम्हें होना पड़ेगा। मजा आता है बरखा, एंड द ओनली वे टू राइट फॉर किड्स इज टू थिंक लाइक देम, एंड यू कैन थिंक लाइक देम बिकॉज तुम भी तो बच्चे थे कभी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अडल्टहुड में बच्चों वाली क्यूरियोसिटी कैसे आती है? यार मुझे लगता है कि आर्टिस्ट में तो ऑलरेडी होती है, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी थिंग इन द वर्ल्ड। मैं पंचर लगाने जाऊँ गाड़ी में और गाड़ी वाला बोलता है आप बैठो मैडम, मैं बोलती नहीं मुझे तो देखना है। हाँ, तो मुझे देखना है, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे फिर कहानी लिखनी है, मुझे वो कैरेक्टर्स प्ले करना है। तो व्हेन यू परस्यू एन आर्ट द क्यूरियोसिटी कम्स नेचुरली टू यू, you're always a child, I think, है ना? You're more open. हाँ,
टू टेक इन, हाँ या आप इसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं सब चीज। आप तो- परेशान नहीं है हाँ, चीज़ से, हाँ। इनफैक्ट आप परेशानी को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चलो ये भी देख लेती हूँ, इसको यूज करेंगे बाद में। करेक्ट। तो हम सब में जो हमारा इनर चाइल्ड है उसकी क्यूरियोसिटी को हमेशा अप रखना चाहिए एंड हमको ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए कि वो क्यूरियोसिटी कम ना हो। वो जो बोलते हैं ना कि बहुत उम्र दराज लोग भी एकदम बच्चों जैसे एनर्जी होती है उनमें, वो Correct. इसलिए हो पाती क्योंकि उनकी स्पिरिट में वो क्यूरियोसिटी है। Yeah. इनसाइड दे आर क्यूरियस टू नो कि अब आगे क्या होगा, अब क्या करें, अब कुछ नया करते हैं। और इनसे और बच्चों से हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए। तो मैं एक बात करूँगी हैना गैट्सबी की। हैना गैट्सबी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। हैना गैट्सबी का एक शो है जो एक OTT पर अवेलेबल है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब एक इंसान, एक औरत की मैं बात करूँगी बिकॉज शी हैज़ स्पोकन अबाउट विमेन, एक औरत जब 40 साल की होती है तो वो अपने प्राइम में होती है। और ये बहुत ही गलत बात कही गई है सोसाइटी में कि जब लड़कियां 16 साल की होती हैं, 17 साल की होती हैं तो वो अपने प्राइम में होती हैं। सो आप डू यू अग्री विद दिस? आई डू। आई डोंट थिंक सो आई एम इन माई प्राइम। बहुत समय है प्राइम में आने के लिए, बट हाँ ऐसी चीज़ें तो आप हमेशा से सुनते आए हैं कि 20s, हाँ, यू नो, आप 20s इज द थिंग, मतलब वहीं पे ब्रेक है। मतलब गेट इट, इफ़ यू डू समथिंग अपने 20s में, तब तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं तो वेस्ट है आपकी लाइफ, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। 20s इज लाइक अ चाइल्ड, आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लॉस्ट है, यू आर एक्सप्लोरिंग, यू डोंट नो कि जाना कहाँ है, करना क्या है, कुछ नहीं पता होता आपके 20s में। आई थिंक नाउ व्हेन आई एम गेटिंग ओल्डर, मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ। पहले तो आप खुद ही को, आपको पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे इंसान हैं, उसी को ढूंढने में आपको इतने साल लग जाते हैं। तो 16-17 में तो मतलब कुछ नहीं थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी 16। बिल्कुल, मैं ड्रीम्स बहुत ही डिफरेंट थे 16-17 में। आपका एक्सपोजर लाइफ की तरफ बहुत डिफरेंट था। मैं एक बात बताती हूँ, मैं स्कूल में थी तो 11th में मैं थी और एक टीचर ने क्लास में ये बोला था हमको कि जब लड़कियां 16 साल की 17 साल की होती हैं तो वो अपने प्राइम में होती हैं, और जब लड़के 30 साल के हो जाते हैं तो वो अपने प्राइम में होते हैं। और ये मैं स्कूल में थी तब मुझे कहा गया था और मैंने ये बात मान ली थी। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं सोचती गई कि अरे यार, मेरा प्राइम तो 16 में निकल गया और अब मैं क्या ही कर रही हूँ। और सोसाइटी एट लार्ज आपको ऐसा महसूस कराती है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, अब आप बेकार हो रहे हैं, इररेलेवेंट हो रहे हैं, और अब आप साइड हो जाइए, अब जो दूसरे 16-17 साल के लोग हैं अब उनको आने दीजिए। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि स्कूल में ही मेरे को वो ठोक पीट के ऐसा बता दिया गया था कि अगर आप, और वो बात याद रही आपको। हाँ, मुझे वही बच्चे क्या पकड़ के दिल में लेके जा रहे हैं और पूरे अपनी जिंदगी में सोचेंगे। या तो मुझे तो लड़कों के लिए भी बुरा लगा अब मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मतलब आपने तो एकदम डिसमिस ही कर दिया कि एक लड़का अगर है, जब वो 30 का होगा, जब वो नौकरी हो गई होगी उसकी और वो पैसे कमाने लगेगा और वो एक तरह का दिखने लगेगा, सेटल्ड जो बोला जाता है सोसाइटी में, कि जब वो सेटल्ड हो जाएगा तब वो अपने प्राइम में आएगा। तो ये बहुत ही ख़राब बात है और ये स्कूलों में तो करनी ही नहीं चाहिए। साइंटिफिकली भी आपका दिमाग पूरी तरह से फॉर्म नहीं होता है जब तक आप, दैट फ्रंटल लोब, आपका जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है आपके दिमाग का, वो 25 साल तक फॉर्म ही नहीं हो रहा है। उससे तो पहले तो आप कुछ डिसीजंस जो ले रहे हैं, आप बच्चे, यू आर अ चाइल्ड। बट ये कैसे कि जो आजकल तो 16, 17, 14 साल में लड़के लड़कियां एप्स बना रहे हैं, मिलियनर्स बन रहे हैं, सो दे आर इंटेलिजेंट, सो दे आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। So intelligence has nothing to do with age. और maturity? हाँ, maturity, intelligence has nothing. आप कितने सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने लेटर इन लाइफ कुछ इतना बड़ा अचीव किया। तो वो कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि सबका टाइमलाइन अलग चल रहा है। सबका टाइमलाइन अलग चल रहा है, सबके अपने ड्रीम्स चल रहे हैं, सबका अपना बॉडी क्लॉक अलग चल रहा है। जैसे आकृति ने बताया कि शी इज़ अ नाइट आउल, जैसे मैं हूँ, आई लव टू वेक अप अर्ली एंड यू नो आई लव टू एंड माई डे बाय लाइक 10:30 इन द नाइट, आई वॉन्ट टू रिटायर। सो हमारा बॉडी क्लॉक अलग चल रहा है, तो सबको एक
एक बॉक्स में रख देना बहुत नाइंसाफ़ी होती है, दैट इज़ ट्रू। तो आप दोनों वो कर रहे हैं जो आपके दिल में है ना? आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो ये अपनी दिल की बात सुनते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे होते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में तो हमको नौकरी करनी है, हमको ऑफिस जाना है, हमको पैसे कमाने हैं, हमको एक बड़ा घर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है और एक स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में, 4 लोग देखें तो कहें कि वाह ये सक्सेस होता है, राइट? तो वो सब तो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये भी है कि हम उससे अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें बाकी दुनिया जा रही है, राइट? तो ये अपने दिल की बात सुनते कैसे हैं और ये पता कैसे चलता है कि ये दिल की बात है और दिमाग नहीं है ये? एक्चुअली हम लोग शायद नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एम्बिशियस हैं। हमें सिर्फ बड़े घर से सिर्फ उतनी बड़ी गाड़ी से ना मज़ा नहीं आएगा। मुझे तो नहीं आएगा। मुझे ना बहुत बहुत बड़ी, मुझे तो दुनिया कॉन्कर करनी है। मुझे तो लोगों की साइकी में घुसना है अपनी राइटिंग से, अपनी एक्टिंग से। आई डोंट वांट 3 people to like me. I want the world to like me. So I am ready to risk more time into doing that, क्योंकि छोटी चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी। मुझे एक बंगले में मज़ा ही नहीं आएगा। हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है मुझे हज़ारों बंगले चाहिए या शायद नहीं भी चाहिए। मुझे शायद माउंटेन्स में जाके घूमना है। तो मुझे, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि एम्बिशंस छोड़े हैं। एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो इनके डब्बों में फिक्स नहीं हो पा रहे थे। जो सोसाइटी दिखा रही थी कि ये ले लो, ये जॉब ले लो, ये तुम्हें लोन मिल जाएगा, फिर ये गाड़ी ले लेना, ये घर ले लेना। तो वो देख के मुझे तो लगा नहीं, इसमें इतने से में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में चाहिए। और जहाँ तक स्टेटस की बात है, तो ये तो सोसाइटी ने डिसाइड करा हुआ है वियर्डली कि पैसे से तुम्हारा स्टेटस होगा। पैसे से स्टेटस होता है, लेकिन तो नहीं होता ना। मैं तो जब स्टेज से उतर के आ रही हूँ और माय ऑडियंस इज लविंग मी, वो स्टेटस तो कोई कितने भी पैसे से नहीं खरीद सकता। तो आई थिंक आई एम सो एम्बिशियस एंड आई वांट सो मच, जो एक छोटी कॉर्पोरेट लाइफ मुझे नहीं दे सकती थी। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम परस्यूइंग समथिंग विच सीम्स इम्पॉसिबल टू गेट, बट आई वांट इट। ओके ओके। हाउ डू यू कनेक्ट टू योर हार्ट? करना पड़ता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि आप जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी वांट्स एंड नीड्स, आपके दिल की में क्या चाह है वो बदलती रहती हैं। हाँ। तो पर ये पता है कि दिल की चाह क्या है। ओके। ये इतना क्लियर है कि ये दिल। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपको आपके घर में ये एनवायरनमेंट मिला जिसमें आप अपने दिल से कनेक्ट कर पाई और अपनी एक ड्रीम रख पाई और उसे परस्यू कर पाई, इसलिए आप अपने हार्ट से कनेक्टेड हैं। तो इसका काफ़ी क्रेडिट आपकी फैमिली को जाता है, मेरी मम्मा को जाता है, आपकी मॉम को जाता है। सेम विद यू आकृति, योर पेरेंट्स गेव यू दैट। Yes, they did. They showed me the way. दैट्स वंडरफुल। क्या आप भगवान को मानती हैं आकृति? नहीं, मैं एथीस्ट हूँ। एथीस्ट हूँ। और विधि? जी, आप मानती हैं? मैं मानती हूँ। आप मानती हैं। आकृति, आप भगवान को नहीं मानती, तो ये जो कुछ भी आप करते हो, आप जो लिखती हैं, जो आप एक्टिंग करती हैं, जो फिल्म आपने बनाई है, जो एक्युलेड्स आपको मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, तो क्या उसका क्रेडिट जब आपको मिलता है तो उससे ईगो या एरोगेंस नहीं आती? आप कैसे हम्बल रह पाती? बिकॉज मैंने आपको हमेशा बहुत हम्बल देखा है। आप अभी बातें कर रही हैं वो जो आपके मन में है, बट जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जब एक ग्रुप में होते हैं, जब अकेले भी 2-3 जने होते हैं, यू आर ऑलवेज सो हम्बल, वेरी काइंड, वेरी स्वीट एंड वेरी कंसिडरेट। रुलाओगे तुम लोग? लो चलो रो लो। हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा रोते हैं। टीयर ड्रॉप्स। हाँ। तो ह्यूमिलिटी कैसे आती? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जब मैं अब सारा क्रेडिट कुछ भी जो मैंने किया उसका जब मैं भगवान को दे देती हूँ तो मैं एकदम से हम्बल हो जाती हूँ। तो आप ये कैसे करती हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं बरखा इसके बारे में। जल्दी से सोच के बताओ, अभी तक टाइम। आई लाइक व्हाट आई डू। मतलब आई हम्बल कैसे रहती हूँ मुझे नहीं पता, बट इट्स नॉट लाइक कि मुझे मेरे काम
करने से मैं बहुत खुश हूँ मुझसे। हाँ मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपनी राइटिंग से, अपनी एक्टिंग से, अपने जो भी मैं कुछ बना पाती हूँ मैं उससे खुश हूँ। बट उससे मुझे एरोगेंस शायद इसलिए नहीं आती कि मुझे ना वो काम ही भगवान जैसा लगता है, कि मुझे ना वो करने में इतना मज़ा आ रहा होता है कि मुझे वो बार बार करना है। तो वो जब हो गया है उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो करने में जो मज़ा आता है ना, probably that might be what is keeping me सो humble. दिस थिंग दैट यू सेड, वो काम ही भगवान है। काम कितनी भगवान। सुंदर बात कही आपने, कितनी सुंदर बात। वो काम नहीं है, वो भगवान हाँ, है। बिकॉज ओ माय गॉड वो जो जॉय देता है तो वो जो जॉय की आपने बात कही, वो काम ईश्वर है और उसको करने में जॉय मिल रही है। यार आपका तो वो हो गया है, क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट, मोक्ष कमाल हो का। गया। हाँ, कमाल का एनलाइटनमेंट हुआ है ये आकृति। अरे, ब्यूटीफुल। ये देखो एथीस्ट आदमी का, एथीस्ट इंसान का एनलाइटनमेंट हो गया है। हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम होपलेस हो जाते हैं। क्या आप पहली बात में ये मानते हो कि होपलेसनेस एग्जिस्ट्स? या और अगर होपलेस आप होते हो तो होप कैसे लेकर आते हो, क्रिएट करते हो, क्या करते हो? 2-4 चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे अगर आप एथीस्ट हो ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो भगवान को प्रे कर लो कि ये ठीक कर दो, नहीं कर सकते। हाँ। है ना, सारी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अच्छा बुरा जो भी कुछ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो कभी कभी तो एक्सेप्ट करते हो बस अच्छा। कि ये है। एक धर्मवीर भारती की लाइन है, दुख की अगर मैं बात करूं, कि तो कोई पूछता है कि इतने दुख को कैसे सहूं, तो वो बोलते हैं कि सहन करो, गहरे दुखों को गहरे में वहन करो। सो इट्स लाइक यू जस्ट इट इज़ देयर। कुछ नहीं कर सकते, कोई भगवान भी नहीं है जिसकी पूजा कर सकते हो, बट बस है तो है, रहो। अगर बहुत बड़ा दुख है तो दैट इज़ हाउ आई प्रोसेस इट। बाकी अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो तो हार्मोन साइकिल के साथ ठीक हो जाती है। ये बात सच है। जैसे ऑक्सीटोसिन आता है तो ठीक ही हो जाती है। आई चेक माई साइकिल एंड आई सी कि अच्छा ये वाला फेज चल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अभी जाऊंगी डिफरेंट इन 10 days, ऐसा कुछ है। चीज़ें बदल जाती हैं, होपलेसनेस रहती नहीं है। पर उसको एक्सेप्ट करना, हाँ। उसमें बैठना, उसको आने देना, मान लेना कि अभी हाँ है, अभी है, रहने दो, कोई बात नहीं। फिर पर उसमें हम अपना काम नहीं रोकते, क्योंकि काम तो भगवान है, वो तो करते रहना पड़ेगा। तो होपलेसनेस भी अगर है तो उसमें काम तो करते ही रहना पड़ेगा, और जितना काम करेंगे उतना जॉय मिल रहा है। हाँ। तो फिर होपलेसनेस इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होपफुलनेस, है ना। होप उसी में क्रिएट हो जा रही है जिसमें मजा आ रहा है। एक लाइन मैंने सुनी थी, द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। डू यू थिंक दैट इज ट्रू? इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। बट आपको ये रियलाइज हो जाता है जब आप होपलेस होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका सिचुएशन चेंज हो। तो आई थिंक हम सबको वो रियलाइजेशन एक बार होता ही है कि अगर मेरे को ठीक होना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ फिजिकली, तो मुझे ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो वो पता चलता है आपको पता चल जाता है कि आपको अपना सिचुएशन बदलना है, तो कोई और नहीं कर सकता है, आप ही को वो काम करना पड़ेगा। I picked up a pen and I wrote my way out. Yes. Repeat. I picked up a pen and I wrote my way out. Oh. I wrote my way out. Wow. स्पीचलेस हो गई मैं ये तो सुन के। Okay. पर आप कभी हुई हैं होपलेस? मैं तो बहुत होपलेस हो जाती हूँ, पर मैं फिर होपफुल भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता ही है, मुझे अपनी होपफुलनेस खुद ही क्रिएट करनी है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तुमसे तो कभी ऐसी वाइब ही नहीं आई कि इससे आई है। जब मैं होपलेस हुई थी, मैंने फोन कर करके विधि को परेशान किया था, विधि मेरे को ना ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूँ। देन विधि वुड टेल मी, बरखा जी आप, इट्स ओके, देखिए यू आर टॉकिंग अबाउट इट, सबसे बड़ी बात तो ये है। सो टॉकिंग इज हीलिंग, शेयरिंग इज हीलिंग। जब मैं अपनी दिक्कतें अपने दोस्तों से शेयर करती हूँ, उसमें आधा बोझ तो मेरा कम हो जाता है, और उसी में कुछ आइडियाज़ वो लोग दे देते हैं। फिर मेरा अपना प्रोसेस है, मैं प्रेयर्स करती हूँ, मैं चांट करती हूँ, तो उससे मेरे को विजडम आता है, और फिर मैं उससे मूव ऑन कर जाती हूँ। तो मैंने एक प्रोसेस बना के रखा है कि जहाँ मुझे लगता है अभी मैं होपलेस हो रही हूँ, भैया
अब काम करने का वक्त आ गया है. Nice. So that is there for me. Hey, thank you. अच्छा, हर मिली सेकेंड हम बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी थॉट्स बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है. तो जो पुराना था वो कहाँ गया? वो ना इस नए का फूड बन गया है. नए का फूड बन गया है. हाँ, वो Okay. जो नया बन रहा है वो उसको खा के बन रहा है, ऑल्सो वो एक मेमोरी है, पचा के. हाँ है ना, वो मेमोरी है जिससे हम सीखते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. जो हमारी गलतियां थी, जो हमारी सक्सेसेस थी, वो वही एक सब मेमोरी हमें- बन गया हाँ. है. अब हम उससे सीख रहे हैं. एंड वही हमें बता रहा है कि अब क्या करना है. तो ये भी ज़रूरी है कि तो इसमें बीइंग अवेयर ऑफ योर मोमेंट, ऑफ एवरी मोमेंट, वो कैसे हम अप्लाई करें जब हम जानते हैं कि हर मिली सेकेंड हम बदल रहे हैं, हर सेकेंड हम पुराने हो रहे हैं या कुछ तो है जो पुराना हो रहा है, तो हम लिविंग इन द मोमेंट कैसे करें? मुझे तो हमेशा पता रहता है कि मुझे अभी जितना भी कुछ पता है, फ्यूचर में मुझे इससे ज़्यादा पता होगा. दैट इज ऑलवेज देयर कि Okay. जो भी जितनी भी इंटेलिजेंट मैं आज फील कर रही हूँ उससे ज़्यादा ही. मैं कल ज़्यादा ही बनूंगी. सो आपका क्वेश्चन क्या है? हम बदल रहे हैं. हाँ, हर मिली सेकेंड हम बदल रहे हैं, तो वो पुराना कैसे रेलेवेंट कैसे है? हाँ, सी अपना जो कोर होता है वो तो सेम ही रहता है, मोर और लेस. चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप थोड़ा प्लास्टिक रैपर लगा सकते हैं उसके ऊपर, बट आपका कोर नहीं बदलता है. आपकी वांट्स एंड आपकी नीड्स, आपकी हैबिट्स, ये सब चेंज होती है. बट आई थिंक इन हार्ट आप जो, जैसा मैं बचपन में मैं जो फील करती थी अपने बारे में, मैं आज भी वैसी ही फील करती हूँ. ओके. तो मेरे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं. मेरे आसपास की चीज़ें बदल रही हैं तो मुझे समझ आ रहा है ओके, मेरे को ऐसे बनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए. जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है. बट कोर was curiosity. हाँ, again curiosity. हाँ, Core was curiosity हाँ. to learn things. So okay. which I'm able to do it now. ओके. तो कितना मुश्किल या आसान होता है एक आर्टिस्टिक पाथ पर चलना जब आपकी पूरी सोसाइटी आपको बता रही है कि वो रास्ता गलत है, उस पे सक्सेस नहीं है. एक्चुअली मुश्किल तो छोड़ो, बहुत ही जॉयस होता है. लाइक इतनी मस्ती मैंने किसी को ज़िंदगी में करती नहीं देखी जितनी मैंने आर्टिस्ट्स को करते देखी है. मतलब नॉर्मल आदमी जब भी मिलता है दुखी ही मिलता है, अरे ये हो गया वो हो गया, EMI हो गई, गाड़ी फट गई. मैंने आर्टिस्टों को देखा, अरे मतलब कुछ भी बकवास. मैंने आर्टिस्ट्स को देखा है, कुछ नहीं होगा, चाय का बर्तन भी नहीं होगा घर में, लेकिन क्या खुश रह रहे होंगे. सो मैं बहुत ईजी है आर्टिस्टिक पाथ पे चलना. सिर्फ कंज्यूमरिज्म को अगर आप तिलांजलि दे दो, हाँ. तो फिर जो मज़े हैं ना आर्टिस्ट होने में, आप ये मत सोचो कि अरे मेरे को और चाहिए और पैसे चाहिए. आ जाएंगे, चाहिए होंगे तो वो चाहिए, ठीक है. काम करने में अगर वो मोटिवेशन का काम कर रहे हैं तो अच्छा है, बट दैट शुड नॉट डिफाइन यू. योर आर्ट शुड डिफाइन यू. हम पैसा ही गोल नहीं होना गोल चाहिए. नहीं होना life का, चाहिए. कि 10 करोड़ आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा. आई नो ऑफ अ पर्सन जिसने पूरी दुनिया घूम रखी है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, बट ही वॉज डूइंग द लाइट डिज़ाइन फॉर परेश रावल का शो. ठीक है, तो उसने सब देख लिया दुनिया में. एंड आई नो ऑफ अ फ्रेंड हु हैज करोड्स ऑफ रुपीज एंड वो कभी मतलब एक दिल्ली से बाहर नहीं निकला है. सो क्या, किसको ज्यादा मजे आ रहे हैं तुम बताओ? ये क्या बेका, हम लोग इसमें फंस गए हैं Even in artists जिनका मोटिवेशन पैसा है, हाँ. और उनके पास पैसा भी है, पर आप देखिए मिजरेबल. हाँ. बिल्कुल खुशी नहीं है. खुशी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने अब जिस वजह से आपने सोचा था कि आर्टिस्ट बनेंगे, वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया बीच में. क्योंकि हम प्रेशर में पैसे, पावर, फेम उस पे लग गए रादर देन जॉय. करेक्ट. राइट. मतलब कभी कभी इस बात से कोई एक्टर खुश हो सकती है कि मैंने आज ये लाइन अच्छी बोल दी. इट कैन कीप यू जॉयस फॉर अ मंथ कि वाह, उस दिन मैंने वो अच्छी बोल दी थी. और वो चाहे शो में भी नहीं हो, रिहर्सल में हो. ऑडिशन में एक ऑडिशन आपका अच्छा चला जाए तो 3 महीने कट जाते हैं आपके कि क्या अच्छा ऑडिशन दिया मैंने. आई हैव इम्प्रूव्ड सो मच. जॉय एंड मनी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आप बहुत जॉयस रह सकते हैं बिना पैसों के भी, बट पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आई लव टू हैव थोड़ा बहुत सारा पैसा मैं ये क्योंकि घूमना फिरना है बहुत सारा पैसा थोड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ कुछ नहीं थोड़ा चाहिए नहीं हमको। बहुत बहुत चाहिए इतना हमें थोड़ा नहीं, हमें EMI नहीं चाहिए, हमें भाई फिर हम दुनिया ओन करते हैं। कैश थोड़ा नहीं चाहिए, थोड़े में मजा नहीं है। और एज एन आर्टिस्ट जब आप कुछ चीज़ पैसे के लिए कर रहे हो ना तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मेरी बॉडी रिजेक्ट करती है वो काम। मतलब आपको पता है आप वो काम क्यों कर रहे हैं पैसे के लिए, तो मतलब यू मीन टू से कि तुम वो अगर पैसे ना होते तो तुम वो काम ना करती। करेक्ट ऐसा काम तो मतलब एंग्जाइटी ऐसे बाहरी हो जाता है कि अभी तैयार होना है, फिर गाड़ी में बैठ के वहाँ पहुँचना पड़ेगा, देन इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको पता है कि आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है इस काम को, पर आप कर रहे हैं पैसे के लिए। तो मैं तो हमेशा पैसा छोड़ देती हूँ क्योंकि वो फीलिंग इज़ नॉट बेरेबल। आप उसी फिर आपका पूरा लाइफ आप लो फील करने लगते हैं। तो ये आपको साइकिल में वो थ्रो कर देता है अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कुछ कर रहे हो। आपको मजा काम करना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। हाँ। ऐसा वाला सीन चाहिए। थोड़े नहीं कमा, थोड़ा कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो आपने एंजाइटी की बात करी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि एंजाइटी हुई है और बहुत सैडनेस हो गई है और थेरेपी लेनी पड़ी है और पर थेरेपी लेके फ़ायदा भी हुआ है? क्या ऐसा कभी हुआ है? इट्स लाइक शेयरिंग। तो एक शायद मैं प्रोफेशनल के पास नहीं गई हूँ, अच्छा, पर मेरे लिए कम्युनिकेट ही करना इज़ अ बिग डील। अच्छा। अगर मैं वो बैरियर पार कर देती हूँ, अगर मैंने अपनी दिल की बात बता दी अपने दोस्तों को, हाँ, मेरी आधी थेरेपी तो वहीं हो जाती है। वाह, दूसरों के एक्सपीरियंसेस, हाँ, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, मेरे दोस्तों के, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ में आई एम वेरी सॉरी जो चीज़ें बुरी हुई हैं, हाँ, पर वो बुरी चीज़ें आपने जैसे डील करी है अभी मुझे पता है वो कैसे डील करनी है। हाँ, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस experience शेयर किया कर है दिया तुम्हारे है। साथ। सो आई नो कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये पाथ मैं फॉलो कर सकती हूँ, हूँ। हाँ। और जिन्होंने वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रही है उन्होंने 2-4 बार ट्राई एंड एरर करके किया है। हाँ। तो मेरे पास तो एकदम फुल द फुल सोल्यूशन इज कमिंग टू मी। तो ये मेरे तो- को ट्राई एंड एरर नहीं करना है। मैं पैसे दूंगी। तो विधि, ये भी एक दिस इज कमेंडेबल कि तुम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख रही हो। yes. क्योंकि बहुत सारे लोग तो खारिज कर देते हैं, उसका थाना मेरा थोड़ी ना है। नहीं। पर ये भी इंटेलिजेंस की बात होती है कि ठीक है उनके साथ हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है मेरे साथ ना हो, पर अगर हुआ तो खैर ये रास्ते हैं। बिल्कुल। हाउ अबाउट यू आकृति, अबाउट थेरेपी? मेरी ना बहुत सारी, मतलब थिएटर इज थेरेपी फॉर मी। यस, सर दर्द ठीक हो जाता है मेरा रिहर्सल हॉल में जाके, विच इज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक, क्योंकि द मोमेंट आई एंटर अ थिएटर स्पेस, आई एंटर ऑन स्टेज और इन अ रिहर्सल हॉल, कुछ अपने आप ही थेरेपी हो जाती है ऑल्सो। हाँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स, बिकॉज मे बी आई एम playing some other character, so I have to empathize with a fictional thing, and उसके लिए मुझे चीज़ें उसके लिए सॉर्ट करनी पड़ती हैं, तो शायद मेरे दिमाग में भी सॉर्ट हो जाती होंगी। आई विल हैव टू थिंक वेरी डीपली अबाउट ह्यूमंस एंड रिलेशनशिप्स एंड ये सब, तो वो कुछ दिमाग में शायद गांठें जो मेरी हैं वो अपने आप ही खुल जाती हैं। फिर मैं कुछ भी बहुत सीरियसली नहीं लेती। आई एम लाइक चलो, बहुत सीरियसली चीजों को ना लेना भी थेरेपी है। हाँ, है ना? आई थिंक सो। क्या वो ही है? हमारे दिल पे और दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, फिर उसके बोझ में हम दब जाते हैं। एंड टू रिमेम्बर दैट इट विल पास। और अगर तुम्हें दुखी होना है तो इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो, तुम्हें दुख में भी कुछ मजा आ रहा है, ले लो, बाद में चला जाएगा ये। तो ये जो आपने बात कही है ना, ये बहुत कमाल की बात कही है, क्योंकि ये मुझे अभी समझ में आया है कि ये मेरी चॉइस है दुखी होना। हाँ। और पर मुझे ये भी समझ में आया है कि मेरा नेचुरल रिएक्शन दुख क्यों होता है, क्योंकि ये मुझे मिला है। हाँ, ये मुझे सिखाया गया कि ऐसा ही कंडीशनिंग, करो। हाँ, ऑफ कोर्स कंडीशनिंग में हुआ है, ग्रोइंग अप में
हर कोई ये कर रहा था जब मैं बड़ी हो रही थी, तो सब यही तो कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जो एकदम से उठ के अरे छोड़ो आगे ना, निकलते हैं, हाँ, हाँ हो गया। अरे क्या हुआ जाने दो। आपको गिल्टी फील कराना स्कूल में हो गया, दोस्तों में हो गया, क्लास में, कॉलेज में हो गया, मतलब कितनी सही बात है ये सोसाइटी कि में हमको दुख सिखाया सिखाया गया है कि ओके अभी तुमने गलती की, अब गिल्टी फील करो और बैठे रहो उसमें थोड़ी देर। खाली गलती नहीं, हमें तो ये भी सिखाया जाता है, आई इवन रिटन अबाउट इट एक जगह कि ये नहीं बात बोलते थे अरे इतना मत खुश हो फिर बाद में उतनी दुखी हो। ये तो अरे oh my क्यों God, क्यों yes. होंगे नहीं होंगी नहीं होंगे। होंगी तो होंगी ना। ज्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। तो ये बात क्योंकि क्या मतलब है यार, ये हमने बचपन में इतनी सुनी थी ना हमें बुजुर्गों मजे से करने से मना कि किया गया। स्कूल में कॉलेज में मैं और मेरे दोस्त आपस में ये बोलते थे, मतलब बच्चे थे हम, हाँ। और हम लोग आपस में बोलते थे अरे ज्यादा मत हंसो, फिर बाद ज्यादा में रोना रोओगे। पड़ेगा, है ना। Imagine we are stopping that moment of joy for something जो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं और होगा तो होगा। हाँ लिविंग इन द मोमेंट वहीं से आपका खराब होने लगता है हाँ कि बस नहीं। हाँ करेक्ट। हाउ रियल इज फियर, कितना असली है कितना इल्यूजन है आपके लिए मैं अपना बताऊंगी फिर उसके बाद। फियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, फियर ऑफ एनीथिंग, रिजेक्शन मे बी, कि मैं उनको ईमेल नहीं लिखूंगी कहीं उन्होंने नहीं पढ़ा सब तो। दिमाग में हमेशा कॉन्कर कर लेना चाहिए। मैंने ना वो एक बुक है ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नहीं पढ़ी है, सिर्फ उसका फर्स्ट इंडेक्स पढ़ रही थी, वो भी पार्ट 1 पढ़ा है, बी प्रोएक्टिव, ठीक है। और एंड आई हैव वर्कड ऑन दैट, बी प्रोएक्टिव, दैट मीन्स कॉन्करिंग योर फियर, कि अभी लग रहा है यार ये मुझसे लिखा नहीं जाएगा तो लिख दो, यार इससे बात करूंगी तो प्रॉब्लम होगी तो बात कर लो। तो जितनी बार भी तुम्हें फियर लग रहा है ना, तुम उसका ऐसा वो एक तो ये बात, द मैजिक दैट यू वांट इज इन द जॉब और इन द थिंग दैट यू आर अवॉइडिंग, सो डोंट अवॉइड इट, बी हाँ, प्रोएक्टिव। तो ये बात यहाँ प्रूव कर दिया आपने। हाँ करो कर लो। तो वो जो फियर है, फियर की वजह से हम अवॉइड करते हैं। फियर मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है या वाकई में कुछ होता है? सो मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट तो रियल ही है ना बरखा, हाउ इज इट नॉट रियल? ओके So everything I feel is real. ओके Every emotion is real to me. यस हाँ But fear का क्या है, आप हर चीज़ को लेके fearful starting में रहते हैं, हाँ no matter what you do. तो आप बचपन से ही उसको overcome कर रहे हैं। पहली डिप ऑन द स्विमिंग पूल इज फियरफुल। आप पहली बार कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़े कैसा लगेगा, है ना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो आपने आगे फियर तो होगा ही, पर आपको करना है, यू मूव अहेड ऑफ दैट। तो हम करेज से फियर को ओवरकम कर सकते हैं। हाँ। ओके, तो ये करेज कहाँ से आता है? मेरी माँ को बहुत करेजस खून में है। ओके तो वो रिप्रेजेंटेशन मिला मेरे को कि कैसे करेजस रहना है। हाँ तो कितनी भी हार्डशिप्स आ रही हो, बट मेरे को तो करना है। तो मैंने देखा तो पर ये भी है कि तुम्हारा विल पावर भी तो स्ट्रांग रहा ना, कि मुझे तो करना ही है। हार्डशिप्स आ रही हैं पर मुझे करना है, हार नहीं मानना है। तो ये विल पावर है जो स्ट्रांग तुमने रखी, क्योंकि तुमने अपनी मम्मी को देखा कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। सेम विद यू। या ये ना, दिस इज, आई डोंट नो, मदर्स स्पेशली, इफ यू हैव अ करेजियस मदर, यू बिकम अ लायनेस। पता नहीं, fearless हो जाते कुछ हो जाता है, बिकॉज यू हैव सीन अ वुमन conquering everything and then you're like क्या डरना है। हाँ। तो करना ही है। अच्छा, एक और डीप सवाल पूछती हूँ। अगर लव अनकंडीशनल होता है तो हम अपनी रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? हाँ, नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए? नहीं, अगर खुश पर रहना, सब रख रहे हैं यार। अरे तो सब गलती कर रहे हैं, मतलब हाँ, सभी मतलब कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं कर रहा है। मेजॉरिटीज ऑफ द फूल्स ओके जनरली नहीं। हाँ, अनकंडीशनली होना चाहिए ना अगर लव है तो, वरना वो लव नहीं है। इट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड Dynamics. टाइम पास कर रहे हो, हाँ. मैनिपुलेशन कर रहे हाँ. हो। लव तो अनकंडीशनली होता है। हाँ. यू कैन, मतलब अनकंडीशनल है कि मतलब वो भी आपसे प्यार करना छोड़ दे तभी भी आप उनसे प्यार करें। यस, है ना? ये अनकंडीशनल लव है। तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैं अनकंडीशनल लव किसी को नहीं कर पाई। नहीं, अपनी मॉम को तो तुम करती हो। सिर्फ मॉम को, बट लाइक अ पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड, नॉट फैमिली। नॉट फैमिली। हाँ
क्योंकि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप अपने बेस्ट सेल्फ होते हैं, दूसरा इंसान भी अपना बेस्ट सेल्फ होता है। तो जब आपका टाइम आता है कि आप एक दूसरे से रियल हो, तो देयर इज अ डिल्यूजन कि आई कांट लव दिस पर्सन अनकंडीशनली, क्योंकि मुझे तो प्यार उस इंसान से हुआ था। तो अभी मैं, अगर वो इंसान है ही नहीं तो अनकंडीशनल लव उसके लिए नहीं है, क्योंकि इंसान अपने आप को पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं। मैं तो अपना बेस्ट सेल्फ रहती हूँ। Be that girl for a month. Find out what he loves. Be that girl for a month. Oh. Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So वो ही है, आप अनकंडीशनल लव वो पहुँचने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। इतना समय कोई दे नहीं रहा है आपस में एक दूसरे को। तो क्या ये बात सच है कि अगर हम अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करते हैं तो हम दूसरे को भी कर पाएंगे? दूसरे के लिए थोड़ा ही ना है वो तो अपनी गहराई जानने के लिए है कि क्या मैं इतनी गहरी जा सकती हूँ कि मैं इतना प्यार कर सकती हूँ किसी को। Probably someone I would never get, someone I would never be with, फिर भी कैन आई लव समबडी। तो वो उससे आप ही एज अ पर्सन बहुत एलिवेट होते हो, एज एन आर्टिस्ट बहुत होते हो। क्या बढ़िया म्यूज मिलते हैं। सो दैट हेल्प्स। और फॉरगिवनेस का भी यही है, आप माफ कर रहे हैं उनके लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए कर रहे हो, अपने क्यों? लिए। आप अपनी गहराई देख रहे हो ना। हाँ, कि मैं गहराई का मतलब क्या है, गहराई मतलब क्या? डेप्थ ऑफ इमोशन। हाँ, मेरे लिए गहराई का मतलब ये है कि मैं कितनी डीपली कोई चीज़ फील कर सकती हूँ। मैं लव सिर्फ इतने तक भी फील कर सकती हूँ ना, जितना तू देगा उतना ही मैं, आई विल जस्ट गिव बैक टू यू, बट मैं उससे नो आई विल बी काइंडर टू यू, नो आई विल बी डीपली इन लव विद यू। तो आई एम एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ माई इमोशन, कि मैं कितनी गहराई तक जा सकती हूँ किसी चीज़ को महसूस करने में। और जैसा कि ये कहा जाता है, हम लोग तो लिमिटलेस हैं। हम लिमिटलेस बीइंग्स हैं, तो मतलब हम लिमिटलेस प्यार कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, और हम लिमिटलेसली माफ भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना? आई थिंक सो। वाह, आई लव्ड इट। अनकंडीशनल लव का आपका क्या सीन चल रहा है? तो मेरा अनकंडीशनल लव जो है काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। हाँ। और मैं एक बहुत ही जॉयफुल स्टेट में चल रही हूँ, जिसमें मैं इतने मज़े कर, मौज होते ना, मौज जो शब्द है, Yes. वो मेरा बीइंग बना हुआ है अभी। चाहे काम है नहीं है, गाना लिख रही हूँ नहीं लिख रही हूँ, दोस्तों से मिल रही हूँ नहीं मिल रही हूँ, मैं मौज में हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और वो ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। मैं इतने अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस कर रही हूँ इतने सारे लोगों के साथ, इतनी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये जो अनकंडीशनल लव है, शायद ये पहली बार मैं खुद से कर रही हूँ, That is what अनकंडीशनल लव, अपने आप से, अपने आप से नहीं, खाली अपने आप से नहीं, वो नहीं, दूसरों but के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कभी कभी क्या होता है, आप अनकंडीशनल लव किसी से कर रहे हैं, तब आप इतनी तकलीफ अपने आप को दे रहे हैं वो अनकंडीशनल लव देने के लिए, देन यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। तो वो नहीं, वो अनकंडीशनल लव नहीं होता, वो सैक्रिफाइस होता है। तो सैक्रिफाइस नहीं करना है, इसीलिए तो बाउंड्रीज इसीलिए होती हैं, है ना? सो वी हैव टू हैव बाउंड्रीज। यस, प्यार में यस, यस। नहीं, अगर कोई पीट रहा है, हाथ पकड़ो, पर मैं ये बोलूँगी मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुमसे मार नहीं खाऊंगी। Correct. ये दोनों बातें लागू होती हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, पहले अपने लिए It है। starts with you. हम बचपन में ये प्रार्थना करते थे स्कूल में, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, खुद को जय करें। ये बचपन में हमने स्कूल में गाया है, हम बड़े होके भूल जाते हैं। हमारी सोसाइटी हमें भुलाने में लगी रहती है ये बात, कि दूसरों की जय से पहले खुद को, हमको तो सिखाया था पहले दूसरों की जय करो, दूसरों की विशेष अपने से आगे रखो। तो ये जो बाउंड्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लव है ही नहीं एक्चुअली ना, वो ट्रेड है, वो जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ये वही है, मैनिपुलेशन है। ये वो रिलेशनशिप सी थोड़े अलग है ना, वो प्यार थोड़े ही है। प्यार तो अलग ही चीज़ होता होगा, उससे अलग ही चीज होता होगा, ऐसे ही लग रहा है। इतना डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि सेल्फ लव तो ऐसे एलियन चीजें हैं कि मतलब क्या आप अपने लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये सेल्फ लव मैं पहली बार अपने लिए कर रही हूँ विधि,
और मुझे इतने साल लग गए यार यहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगता है कि अगर पूरी सोसाइटी ने मुझे बचपन से ही सिखाया होता कि सेल्फ लव सबसे पहले, दूसरे की जय से पहले खुद को जय करो, तो मुझे इतना वक्त नहीं लगता इस जॉयफुल स्टेट में आने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतने सारे साल निकल गए, अब आई हूँ इस जॉयफुल स्टेट में, और मैं तो आ गई। मैं उन हज़ारों करोड़ों लोगों का सोच रही हूँ, एक तो जिनको इस सेल्फ लव का पता ही नहीं है, उनको इससे बिल्कुल दूर रखा गया है, और वो शायद इस लाइफ टाइम में वो कर ही ना पाए एक्सपीरियंस। उनको पता ही नहीं, उनको ये वर्ड पता है सेल्फ लव क्या होता है, महसूस क्या होता है, वो उनको पता ही नहीं चलेगा शायद। एंड दैट्स अ वेरी सैड स्टेट, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट कि इस लाइफ टाइम में मुझे ये पता चल गया। हाँ, और मुझे जो मौज जो होती है, जो खुद में आप इतने जॉयफुल हैं कि आप हमेशा खुश हैं, मगन हैं, वो मगन रहना मैंने अभी सीखा है जाके। तो यस, थैंक यू। एंड आप लोग का बहुत बड़ा रोल है इसमें एक्चुअली। मुझे जब भी मैं, मतलब अगर वो थिएटर का वो 1 महीने का वो नहीं होता ना, स्टोरिया सेंजा स्टोरिया का, गोस्ट रोज का, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना मज़ा आ सकता है थिएटर करने में। आकृति, तुम रुलाओगी, सच्ची में, ये सच बात है। और ये जो हम लोग मिलते हैं और जो मिलके बातें करते हैं, जो एक दूसरे के, ज़्यादा मज़े करेंगे अभी। मुझे ये, हम लोग जो साथ में खाना खाने चले गए ढाबा पे, 4 घंटे हमने ऐसे निकालते, उसमें जो जॉय मुझे मिली है वो अभी भी याद है। चाहूँगी, दिस इज सीरियस, कि हमने ढाबे पे 21 डिशेस ऑर्डर करी थी। ओह माय गॉड, तुम भी तो थी ना? मैं भी थी ना। मैंने गिनी नहीं थी यार। मैंने गिनी थी 21। वाह, हम लोग कितने 6 लोग थे, 6 लोगों में 21 डिशेस हमने खाई। तो ये मौज थी हमारी, ऑफ कोर्स। हमने बहुत, और हमने नाचा भी था, नाचा था, ढोल पे नाचा था, और ऐसे बलैया लेके मैंने पैसे भी दिए थे ढोल वाले को। तो ये पूरी सेंस में मौज थी। और जब तक हमने डांस करना शुरू नहीं किया था, कोई नहीं उठा था। हमने डांस करना शुरू किया, धीरे धीरे करके और लड़कियां आई, फिर लड़के भी आ गए। तो लड़कियों ने लीड किया यार। Representation is very important. True. हाँ। ओके, सो आई थिंक मुझे बहुत कुछ पता चला इस बार इस कॉन्वर्सेशन से, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ आकृति, रब्बी शेरगिल ने आपकी पिक्चर 8 डाउन तूफान मेल में एक म्यूज़िक किया है? हाँ, रब्बी शेरगिल ने मेरी पिक्चर में म्यूजिक किया है। तो आप ये बताइए, आप रब्बी शेरगिल को पहले से जानती थी? मैं बहुत समय से उनकी फैन रही हूँ। फैन रही हैं? हाँ। तो उन्होंने, ये कैसे हो पाया कि उन्होंने आपका म्यूजिक बना दिया पिक्चर का? अनकंडीशनल लव से। हाँ, प्लीज थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में। मैंने रब्बी के जब पहली बार ही गाने सुने थे, ऑफ कोर्स आई डिडंट नो हिम, जैसे कि पूरी कंट्री पागल हो गई थी, मैं भी पागल हो गई थी कि सब वाह, पागल सब थे पागल थे ना। बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। यस, हाँ। तो पता नहीं, फिर उनकी एक कॉन्सर्ट थी बॉम्बे में, एंड आई वाज लाइक मुझे रब्बी को देखना ही है, मुझे रब्बी को देखना ही है। सो आई वेंट टू दैट कॉन्सर्ट। फिर आई वेंट बैक स्टेज, किसी, मतलब वहाँ पे तो ऐसे बॉडीगार्ड्स थे, बट शायद उनको, बॉडीगार्ड्स को ही मेरी शक्ल पे दिख गया होगा कि इसको जाने देते हैं अंदर, इसको मिलने देते हैं। मासूम सा चेहरा, मासूम, या फिर लाइक रियली एकदम फैन गर्ल आइज। तो उन्होंने जाने दिया। देन आई स्पोक टू रब्बी एंड आई सेड आप फेसबुक पे नहीं हो? तो रब्बी ने कहा नहीं नहीं मैं हूँ, ये है मेरा कुछ, उनका रब्बी टॉल्स्टॉय करके कुछ नाम से वो ही वाज देयर। तो आई एडेड हिम ऑन फेसबुक। बताइए। फिर उन्होंने बहुत साल में बस ऐसे फॉलो कर रही हूँ, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रही हूँ, गाने सुन रही हूँ। फिर एक बार उन्होंने कुछ लिखा कि मैं मुंबई में ये तय है कि मैं आ रहा हूँ, एंड आई मैसेज्ड हिम कि कैन वी प्लीज़ मीट। तब तक मैं काफ़ी थिएटर वेटर कर रही थी, ठीक है, कैन वी प्लीज़ मीट। तो एंड दिस इज़ माई नंबर, ये भी दे दिया मैंने। सो ऑफ कोर्स आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू कॉल मी, बट ही कॉल्ड मी। वाओ। Then we became friends. Then we would meet sometimes. We would talk about बहुत सारी philosophy, and he's a very learned person. वो तो उनकी writing में पता चलता है। he is just, he can
talk about things for hours and like really enlighten you and inspire you. So I was very inspired by his thoughts. A lot of my initial writing was inspired by his thoughts. Some of them were inspired by his songs. तो मैं तो बहुत ही बड़ी फ़ैन थी. तो फिर मैंने फिल्म बनाई. तो मुझे तो हमेशा से पता था मैं जब भी फिल्म बनाऊंगी म्यूजिक तो रब्बी करेंगे और कोई नहीं. Determination. यही चाहिए. Determination. And it is so kind of him. No doubts. You didn't have any doubts. No. वो फिर बिना म्यूजिक की फिल्म होती अगर रब्बी नहीं करते तो. Oh. There was no one else. There was Okay. never going to be anyone else. So then बस फिर then I asked him to do the music and it was very very kind of him to do it and to make the It's song. beautiful. मैंने अभी 2 दिन पहले फिर देखी आपकी पिक्चर. हाँ, तुमने एट डाउन तूफान मेल. मुझे बहुत मजा आया. मैंने म्यूजिक पे बहुत गौर किया. अरे थैंक्स. और कैसा लगा तुम्हें म्यूजिक? बहुत बढ़िया म्यूजिक है ना? इट्स रॉक, सॉफ्ट रॉक जैसा चल रहा है एंड एरा वो है. हाँ. तो मतलब we had कॉन्ट्रास्ट. discussions की मतलब because the film is set in 70s, so रब्बी asked me कि 70s जैसा करना है क्या. मतलब we both of us we discussed it and I was like नहीं हाँ. म्यूजिक अभी का चाहिए क्योंकि जो भी मैं बात कर रही हूँ वो फिल्म में वो अभी की बात है. Okay. वो पॉलिटिक्स अभी की है चाहे एरा कोई भी है. हाँ. So then he made that song. ब्यूटीफुल. और आपने भी उनका एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया है. 2 किए हैं. हाँ. दूसरा कौन सा आकृति? हमको तो नहीं बुलाया उसमें. उसमें कोई नहीं है. वो पहले किया था. उसमें सिर्फ रब्बी है. सही एवी करके उस गाने का नाम है. Okay. सही एवी सही है. ओके. और दूसरा अभी जो हमने किया है तू है खूबसूरत. तू है खूबसूरत. उसमें विधि है. विधि की मॉम है और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं. मेरे सारे दोस्त बहुत सारे दोस्त. मेरे को भी बुलाया था पर मैं नहीं आ पाई थी. आई वाज नॉट हियर. आई मिस्ड इट. नेक्स्ट टाइम. बट आपने रब्बी शेर गिल के 2 म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए हैं आकृति. दिस इज अमेजिंग. बरखा इट इज अमेजिंग फॉर मी बिकॉज कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट होता मैं करती वो अलग बात है बट टू डू इट फॉर रब्बी whom I appreciated so much मेरे लिए भी बहुत सररियल है. और आपकी वजह से मैं मिल पाई उनसे. वो हमारा प्ले देखने आए थे चंडीगढ़ में और हम लोग जब डिनर कर रहे थे तो आप उनके साथ आई थी और मैं तो ऐसे हिलने लगी थी. मैं नर्वस थी इतनी कि रब्बी शेर. So kind of you that you know introduced him to all of us. So kind of him also. So to kind be so of him. open about. Yeah. और वो खड़े रहे. उन्होंने हम सबसे बात की. कितना अच्छा लगा. ये तो सपनों वाली बातें होती हैं. हाँ, सच में सपना वाली पर बात. जो सपना आपने देखा उसको आपने खुद पूरा किया. ये पते की बात है और ये याद रखने वाली बात है कि जो हम ड्रीम्स देखते हैं, जो ख्याल हमारे मन में आते हैं, उन पर तवज्जो देना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनके ऊपर काम करना क्योंकि काम ही भगवान है. ये तो मेरा रह गया यार. मेरे को मिल गई ये लाइन. और काम ही भगवान है और जब आप काम करेंगे तो आप जॉयफुल रहेंगे. True. थैंक यू सो मच आकृति एंड विधि फॉर डूइंग दिस विथ मी. मुझे इतना मज़ा आया है और मैं कब से आई वाज सो एक्साइटेड टू डू दिस. मुझे लगता है एक पार्ट 2 भी होगा इसका. Yeah, जिसमें दूसरा कोई टॉपिक लेंगे. हम उससे बात करेंगे. बट थैंक यू सो मच. बहुत ही मजा आया. Thank you for your time and for this enlightening discussion. We are very wise. Wise. Anything that you would like to say before leaving to our listeners? Yes. Please subscribe Barkha's channel. It's called Barkha Podcast. Barkha's podcast. Hit that bell button, that like button. Comment down below. और आकृति जी को भी प्लीज़ फॉलो कीजिए. बहुत सारे प्लेस बनाती हैं ये. उसमें मैं भी होती हूँ. मैं भी होती हूँ. बरखा भी होती है. Yes, आकृति. हाँ, like, subscribe. Hit that bell button. Hit that bell button. Yes. See you. Bye. Bye.